हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बिहार प्राइमरी टीचर के लिए एक सीरीज चालू की थी प्रैक्टिस सेट की, और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम लगाए। ठीक है, तो चलो देखो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। क्या है? 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? समझ में आया? कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका। क्या हो जाएगा? 10 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। कितना है? 10 संख्याओं का औसत 7 हो गया। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, कह रहा प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि जितना औसत हो उतने का कितनी भी संख्या दी हो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, और वही हमारा आंसर होगा। जैसे कह रहा 10 संख्याओं का औसत, तो जो औसत दिया हो इस टाइप के सवाल में, जैसे 10 संख्याओं का औसत 7 है, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत का मान क्या होगा? तो क्या करना है? जितना औसत दिया हो और जितनी संख्या से गुणा किया जाए बस उस औसत में उस संख्या को गुणा कर दो, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो इसका समझ लेते हैं आता कैसे। लेट मान ली हमने 10 संख्याएं हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 क्या डैश 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 प्लस n10। ठीक है, और इनका जो औसत है यानी औसत है वो कितना है? 7। बात समझ में? औसत यही तो निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 10 संख्याएं थी और 10 संख्याओं को 10 से भाग दे दिया, औसत आ जैसा। अब क्या करेंगे ना, फिर कह रहा है यदि 12 से गुणा कर दिया जाए तो 12 से गुणा कर दो। 12 n1 प्लस 12 n2 प्लस 12 n3 प्लस डैश 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 12 n10 बटे 10। अब इन 10 संख्याओं में हमने क्या किया? 12 का गुणा कर दिया, तो कह रहा अब औसत क्या होगा? बताओ, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? कुछ नहीं करना। अब ये ध्यान से देखो, सब में 12 कॉमन है, सब में 12 का कॉमन ले लो। क्या करो? 12 का कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश प्लस n10। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बचेगा। अब बताओ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n10 बटे 10 ये किसका वैल्यू है? ये हमारी 7 है। इनका औसत मान कितना दिया था? 7 दिया था। तो 12 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 12 गुणे 7 इज इक्वल टू 84। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर समझ में आई तो ठीक है। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि एक पुस्तकालय में, कह रहा एक पुस्तकालय में रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या
510 है। रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और अन्य दिनों में आने वाली लोगों की औसत संख्या 240 है। तो 30 दिनों कितने कह रहा है? 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीने का प्रथम दिन रविवार है? क्या है? यदि महीने का प्रथम दिन रविवार है। तो ट्राई करो जल्दी से, ऑप्शन है दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कह रहा एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की संख्या, यानी संडे के दिन आने वाले लोगों की संख्या कितनी है? औसत संख्या 510 है। अब ध्यान दो, कह रहा है यदि रविवार महीने का प्रथम दिन है, क्या है? रविवार महीने का प्रथम दिन है, यानी 1 तारीख को संडे होगा, उसके बाद कब होगा? 7 जोड़ दो, 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा और फिर 29 को होगा। यानी संडे कितनी बार पड़ रहा है? संडे हमारा 5 बार पड़ रहा है। इस महीने यदि पहली तारीख को संडे पड़ रहा है तो संडे कितने बार आएगा? 5 बार संडे पड़ेगा उस महीने में। तो संडे को औसत संख्या कितनी, यानी संडे को आने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संडे को आने वाले लोगों की संख्या, औसत संख्या 510 है और इसमें 5 संडे पड़ेंगे तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 0 0, 5 कम 5 और 5 25, कितनी हो गई? ये संख्या हो गई आपकी संडे को आने वाले लोगों की। समझ में? अब देखो क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि बाकी दिनों में, बाकी के दिनों में कितने दिन आते हैं? बाकी के दिनों में 240 लोग आते हैं बाकी के दिनों में। तो अदर डे क्या लिखेंगे? अदर डे। अदर डे कितने आते हैं? 240 आते हैं, पक्का 240 आते हैं। अब ये बताओ 30 दिनों में से ये 5 दिन निकल गए, 30 दिनों में से ये 5 दिन निकल गए तो बच्चे तो 25 दिन, कितने बचे? 25 दिन अदर डे के बच गए। ये जो 25 दिन बचे ये किसके हैं? ये अदर डे के हैं। तो अब देखो अदर डे के लिए क्या करेंगे? अदर डे कितने हैं? 25 दिन है, तो अदर डे हो जाएगा 240 गुणे 25 का बराबर कितना आ जाएगा? 25 0 25, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50 10 60, यानी अदर डे आने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6000। ये है औसत। फिर कह रहा है कि आने वाले लोगों की, तो 30 दिनों में महीने में आने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? औसत संख्या क्या होगी? तो औसत संख्या क्या होगी बताओ? यही होगी। इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। यानी संडे के दिन आने वाले लोगों की कुल संख्या हो गई 25 50, अदर डे आने वाले लोगों की संख्या हो गई 6000। कितनी हो गई? 6000। अब इन दोनों क्या करें? इन दोनों को ऐड कर दें, तो यानी 30 दिन में आने वाले लोगों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? इन दोनों को ऐड कर दें तो 30 दिन, 30 दिन में आने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? ऐड कर दो, तो 2500 और 6000 कितना हो गया? 25। तो अब देखो 0 से 0 ऐड करो, 0 हो गया, कितना हो गया? 0 हो गया, और 5 5 आ गया, और 5 5 आ गया, और 6 2 8, यानी कितनी हो गई? यानी 30 दिनों में आने वाले लोगों की संख्या हो गई 8550। कितनी हो गई? 8550। लेकिन हमें क्या निकालना? औसत संख्या निकालना। क्या निकालना? औसत संख्या। तो 30 दिन में आने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, कितनी हो जाएगी बताओ? तो औसत संख्या हो जाएगी 8550 बटे 30। ठीक है, ये हो गई औसत संख्या। तो हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24 और 3 बचे 15। कितनी हो? 250। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, कुल आमों में से 20% आम सड़ गए, और यदि सड़े हुए आमों की संख्या है 35। कितनी है? सड़े हुए आमों की संख्या है 35। तो कुल आमों की संख्या
तो देखो यदि कुल आमों की संख्या 20% है तो कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। तो मान लिया कि जो आमों की संख्या है वो कितनी है, माना कोई भी चीज हो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यानी टोटल आम कितने रहे होंगे, 100% हो रहे होंगे। तो माना टोटल आम कितने हैं, 100%। कितने हैं, 100%। 20% आम क्या हो गए हैं, सड़ गए। और 20% आमों की संख्या कितनी है, 35। तो 100% आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 गुणे 100 बटे 20। बात समझ में आई? 20 पंचे 100 और 55 25 की 5, 55 25 की 5 यहाँ से लगाई, 2 5 दिए 15 2 70 175। कितनी, 175। तो कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 175। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? दूसरा तरीका बताएं। देखो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन है 252 का, किसका 252 का अभाज्य गुणनखंड है। पांचवा क्वेश्चन है 252 का अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड ही करना है, तो गुणनखंड करना तो आप जानते ही होंगे, इसको कर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे देखो, कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है, तो संख्या होगी। किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है। ध्यान से देखो, कोई संख्या है n, उस संख्या का 2/3 भाग, कितना भाग, उस संख्या का, कोई संख्या n है, उस संख्या का 2/3 भाग, फिर क्या कह रहा है, उस संख्या से, इस संख्या से कितना कम है, 10 कम है। समझ आए? किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है, तो संख्या होगी। तो क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, देखो n 2n/3, समझ आया। और इस n को इस तरफ ले आओ तो माइनस का n हो गया और माइनस का 10 कर सकते, 2n/10 माइनस n बराबर माइनस का 10 हो गया। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे वाला लगाया, 3 का एलसीएम लिया, तो यहाँ आ जाएगा 2n-3n बराबर माइनस का 10। समझ आ गया। अब आगे देखो, 2n में 3n चला गया, कितना बचेगा, माइनस का n बचेगा, माइनस का n/3 बराबर माइनस का 10। समझ आ गई। अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, 30। समझ आया, n बराबर 30। और इसके ऑप्शन दे देना, इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए था 30, बी था 36 और सी था 45 और डी था 60। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखो, इसी सवाल को कई तरीके से पूछ सकता है। कह रहा एक फल विक्रेता के पास, ठीक है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब की बिक्री करने के बाद उसके पास, हम इसको देखो 2-3 तरीकों से बताएंगे, ठीक है। और इसको और किस तरीके से पूछ सकता है ये भी बताएंगे। देखो, किसी भी, यानी ये बताओ इसके पास 100% सेब होंगे कि नहीं होंगे। 100% सेबों में से इसने 40% सेब क्या कर लिए, 100% सेबों में से 40% सेब अपने बिक्री कर लिए हैं, तो 60% सेब भी बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, बताओ। 60% सेब बचे होंगे। अब ये बताओ, 60% सेब की वैल्यू 420 दी है, कितनी दी है, 420 दी है। अब यदि हमें भाई 420 इसी की तो दी है 60% की, अब हमें 100% सेब है हमारे पास, तो 60 की वैल्यू 420 दी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 × 100/60, 0 से 0 कैंसिल और 6 7 42, तो बराबर 700। 700 आम कितना हो जाएगा, 700। यानी उसके पास 700 आम, कुल आम कितने थे, 700। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ आया। अब देखो, ये भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था इसमें कि 40% आम जो बेचे हैं उनकी संख्या बता दो। किसकी पूछता, शायद इसकी संख्या पूछ लेता। अगर 40% आमों की संख्या पूछ लेता तब क्या करते। अभी हमने ये बताओ 60% की वैल्यू कितनी दी है, 420। तो जब 60% की वैल्यू 420 दी है, कितनी दी है, 420 दी है, तो 40% की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, 420 × 40/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42 और 7 को 28। ये देखो, यानी 280 आम उसने क्या कर दिए, बिक्री कर दी। 280 और 420 को ऐड कर दो, तब भी 700 आ जाता। क्या आ जाता, तब भी 700 आ जाता। कोई समस्या, कोई परेशानी। तो 8वां सवाल क्या है दोस्तों, देखो, कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 गुनी करने पर, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 गुनी करने पर, जिसे 2 गुनी करने पर 12, 18, 21 एवं 30 से उल्टा विभाजित हो जाए। कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 गुना कर दे
एलसीएम निकाल लो और उसका आधा कर दो, तो वही उसकी दोगुनी संख्या हो जाएगी। नहीं समझ में आया भाई? इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम ही तो ऐसा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका एलसीएम ही एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और एलसीएम का आधा ही ऐसी संख्या हो जाएगी जिसका 2 गुना कर दो तो क्या हो जाएगी? इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो 12, 18 और 21 और 30, इसका हम क्या निकाल लें? एलसीएम। क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल। तो देखो 2 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 छक्का 12, 2 नम 18, 21 नहीं कटेगा और 15 दूनी 30। ठीक है, अब 3 से काट लो, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। बात समझ में आई? अब तो देखो कोई कब नहीं आ रहा, नहीं कर रहा है, तब क्या करो? सबका गुणा कर दो। 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, कितना आ गया? 60 और गुणे 7 दिया 21, तो 21 का गुणा 60 में करो, कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1260 आ गया। क्या है? यानी यह वह ऐसी संख्या, यानी एलसीएम क्या आ गया? 1260। यह ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और इसी का हम आधा करते हैं, यानी 1260 का क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो 2 छक्का 12, 2 दिया 6, यानी 630 एक ऐसी संख्या है जिसका 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा? वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 12, 18, 21 एवं 30। कोई दिक्कत परेशानी? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। चलो तो सॉल्व करें, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, इधर देखो, करें 3, 4 और 5। एलसीएम कितना है? 3, 4, 5 है, संख्याएं 3, 4, 5 है और लासा दिया है उसका। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 × 12 = 60, और इस 60 की वैल्यू दी है 2400 रुपये। कितनी दी है? 2400 रुपये। 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 24, 40 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है? यानी 3, 4, 5 की वैल्यू निकालना। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 3, 4 दिया 12। समझ रहे? फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 4 बराबर 7 × 16, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 5, 5 × 20, यानी 200। कितनी हो गई? 200। अब हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। यही तो हमारी संख्याएं हैं ना, क्या है? यही हमारी संख्याएं हैं। तो या तो आप एचसीएफ ऐसे निकालो, इनका क्या करो? एचसीएफ निकालो, और संख्याएं हमें मिल गई, अब इनका एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालो। तो गुणनखंड विधि से देखो थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। ध्यान दो, कह 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है? 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, तो 3, 4, 5, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5। इनका लासा कितना दिया है? 24। कितना दिया है? 24। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें 3, 4, 5 का, तो 3, 4, 5 क्या निकला है? 3, 4, 5 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 3 × 12 = 60, यानी 60 की वैल्यू दी है 2400। कितनी दी है? 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 24, 40 हो जाएगी। हो जाएगी 1 की वैल्यू। तो अब या तो आप 3, 4, 5 के मान निकाल लो। क्या करें? 3, 4, 5 के मान निकाल लो। देखो दो, अब यहाँ से 2 तरीके हैं। हमारा एचसीएफ भी निकाला है, यहाँ देखो क्या निकालना है? एचसीएफ जो निकालना है, मासा निकालना है। तो ये बताओ 3, 4, 5 का एचसीएफ क्या होगा? 3, 4, 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही तो होगा भाई। एलसीएम दिया है 7, तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, और 1 की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 40। बात समझ में आई कि नहीं? तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। क्या है सवाल नंबर 10? क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 12, 15 और 20, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो देखो सबसे आसान है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो अगर हम ये कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 और 54 से विभाजित हो जाएगी, तो भैया इन सबका क्या होगा? एलसीएम होगी। यानी इन संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी
विभाजित हो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद क्या कह रहा है, शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उस एलसीएम में 8 को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या निकालें, 12, 15, 20 और 14, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए चलो एलसीएम निकालो। देखो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 से काट लो पहले, 2 छक्का 12, 15 कटेगा, 2 दाम 20, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 3 6, 15, 2 पंचे 10 और 27। अब 3 से काट लो, किससे काटें, 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 और 3 9 27, ठीक। 5 से काट लो तो 5 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 9 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 5 20, कितना हो जाएगा 20 और 3 9 27, क्या हो जाएगा 27 को थोड़ा 2 में कर दो तो 27 में क्या होगा, 2 सत्ते 14 और 2 3 4 1 5, 540। यानी 540 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 15 20 और 54 का भाग चला जाए। कह रहा है लेकिन 8 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसमें शेषफल को जोड़ दो। क्या करो, शेषफल को जोड़ दो। तो 540 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 548 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है 548 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक टंकी का 1/3 भाग, एक टंकी का 1/3 भाग कितना है, 100 लीटर है। उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा क्या होगी, यानी उसका 1/3 भाग, किसी टंकी का 1/3 भाग अगर भरा हुआ है तो 80 लीटर पानी आता है उसमें। यानी किसी टंकी का, मान लो टंकी टी है, इस टंकी का 1/3 भाग में कितना लीटर पानी आता है, 80 लीटर पानी आता है। तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, 3 × 24, यानी इस टंकी में टोटल पानी कितना आता होगा 240 लीटर। भाई इसमें 80 लीटर आता है तो इसमें 240 लीटर आ जाएगा टोटल। समझ आया। तो अब कह रहा है कि इसकी आधी में कितना हो जाएगा, तो आधी में आधी के लिए आधे से भाग कर दो तो 12 दूनी 24, 120 लीटर, यानी कितना आ जाएगा 120 लीटर पानी आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या परेशानी दुख दर्द नहीं, चलो। तो 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। जस्ट इससे पहले सेम सवाल, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसको घर से करके लाना, कोई दिक्कत परेशानी, चलो जब ना बने तो फिर कमेंट में बता देना, तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अगला सवाल है 13वां सवाल, कह रहा है एक नाव में 10 नाविकों को का औसत वजन, एक नाव में 10 नाविकों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। कह रहा है जब 23 किलोग्राम वजन के स्थान पर क्या आ जाता है, एक नया नाविक शामिल हो जाता है। अब देखो सीधी सी बात है कि 10 नाविक उसमें से 1.8 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। मतलब अगर 53 किलोग्राम वाला वजन का कोई व्यक्ति हटा है तो भाई ज्यादा वजन का व्यक्ति आया होगा कि नहीं आया होगा, तभी तो बढ़ा वजन। तो अब देखो ध्यान से हमें करना क्या है, यानी देखो 10 नाविक थी और कितना बढ़ गया 1.8 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम बढ़ा। तब ये बताओ, देखो एक स्टोरी बताएं, जैसे मान लो 100 रुपए है, कितने रुपए हैं 100 रुपए। 100 रुपए को हमने ये कहा कि 10 लोगों में बांट दो, क्या किया 10 लोगों में बांट, 100 रुपए को हमने 10 लोगों में बांट दिया तो कितने आएंगे, 10 रुपए पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अब उन्हीं उसी 100 रुपए में हमने ये कह दिया ले 10 रुपए और ले लो, क्या किया 10 रुपए और ले लो। अब क्या किया कि उन 10 रुपए को अब बांट लो। तो अब बताओ
110 रुपए हो गए टोटल, हो गए कि नहीं हो गए? और उनके पास कितने कितने रुपए हुए? उनके पास 11 रुपए और चढ़ जाएंगे, यानी सबके पास 1 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से बात सुनो। यानी 100 रुपए जब दिए तो 10 रुपए बढ़े, और जब हमने 10 रुपए और उसमें मिला दिए तब उनको 11 रुपए बढ़े, यानी 1 रुपए सब में ऐड हुआ। तो टोटल कितने हो गए? 110 रुपए हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी तरीके से यदि 10 नाविकों का औसत वजन 1.8 बढ़ जाता है, तो ये बताओ उन सब में बराबर बराबर 1.8 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्का बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1.8 गुणे 10 यानी कितना हो गया? 18 किलोग्राम। यानी ये सोचो कि टोटल कितने ग्राम बढ़ गया, बताओ? 18 किलोग्राम बढ़ गया वजन, यानी 1.8 किलोग्राम पर व्यक्ति पर बढ़ गया। कितना? पर व्यक्ति पर 1.8 किलोग्राम बढ़ गया, यानी उस व्यक्ति का वजन इस व्यक्ति से 18 किलोग्राम ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? कितने किलोग्राम ज्यादा होगा? 18 किलोग्राम ज्यादा होगा। तो उस व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 53 प्लस 18। कितना हो जाएगा? 53 प्लस 18 बराबर कितना हो गया? 71 किलोग्राम। 71 किलोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन है 71 किलोग्राम, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या है? 71 किलोग्राम। बात समझ में आई? चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार 476 मतों से 84% मत पाने वाला उम्मीदवार 476 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। क्या कह रहा है? डाले गए मतों की संख्या। ये बताओ कुल मत कितने होंगे? कुल मत होंगे 100%। समझ में आया? 100% में से एक उम्मीदवार को मिले 84% और एक दूसरे को कितने मिले होंगे? बताओ। दूसरे को 16% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? अब ये बताओ तो 16% और वो कितने वोटों से जीत गया है? 476 मतों से जीत गया है, यानी ये कितने मतों से जीता होगा? बताओ कितने मतों से जीता होगा? 84 में 16 घटाओ, 8 6 14 और 7 में 1 या 6, यानी 68% मतों से जीता होगा। जीता होगा कि नहीं जीता होगा? पक्का। बात समझ में आई? कितने प्रतिशत? 68%। तो इस 68% की वैल्यू कितनी दी है? 446। कितनी दी है? 446। काट दो इसको, कितने से कटेगा? 4 से काटो। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36। कितना हो जाएगा? 4 9। 17 से काटो, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यानी 1 की वैल्यू आ गई 17 सत्ते 119। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ गई, समझ में आया? 1 की वैल्यू आ गई 7, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। यानी टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 700। और ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? चलिए तो सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? 15 कह रहा एक मिश्र धातु में तांबे एवं जस्ता, क्या कह रहा है? तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 36 किलोग्राम तांबा के 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाएगा? समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा एक मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है। 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाएगा? चलो देखो, तांबा मतलब कॉपर और जस्ता मतलब सिंक। कह रहा इनका अनुपात 9:4। क्या है? इनका जो अनुपात है वो कितना? 9:4। कह रहा 36 किलोग्राम तांबा, यानी तांबा की वैल्यू कितनी है? 36 किलोग्राम, यानी मतलब समझ रहे हो? 9 × 36। तो कह रहा जिंक की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई 4 से गुणा कर दो, भाई दोनों का रेशियो बराबर ही होगा, जितना उसमें करेंगे उतना उसमें करेंगे। 4 को 16 किलोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं आई तो दूसरे तरीके से ये क्या कह रहा है? देखो, कॉपर और जिंक का रेशियो, कॉपर और जिंक का रेशियो है 9:4, यानी ये 9x हो गया और ये 4x हो गया। कितना हो गया? ये 9x हो गया, ये 4x हो गया। तब ये बताओ
9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9x बराबर दिया है 36, यही तो दिया है, तो x बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, हो गया। x बराबर 9 चौको 36 हो गया। तो अब x का वैल्यू इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 बराबर 16। समझ में नहीं आया? दूसरा तरीका देखो, यानी 9 और 4, 9 प्लस 9 रेशियो 4 क्या है? 9 रेशियो 4। समझ है? यानी 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 की वैल्यू दी हुई है 36, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 की वैल्यू। तो 36 गुणे 4 बटे 9, तो 9 चौको 36 और 4 चौको 16। समझ है? तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके पर रिजिट रहे, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है जो तरीका हमने पढ़ रहे हो वहीं आ जाए, क्लिक कर जाए। उस समय सिचुएशन ये होती है कि जो तरीका दिमाग में क्लिक कर जाए, हमें उस तरीके पर जाना चाहिए, बस तरीका सही होना चाहिए लगाने का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2, अगर आपका तरीका सही है, मैथ में सबसे सही होता है कि अगर आपका तरीका सही है तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकल आएगा, भले ही जो तरीका आपने पढ़ा हो। यानी तरीके कई हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही हो। अब देखो सवाल कह रहा है, 16वां नंबर सवाल है, कह रहा है एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है। एक काम का सॉरी ए है, आगे क्या है? यहाँ ए लिखा है बेटा। ए एक काम का, यानी ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, एवं बी उस काम का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ए भाई साहब हैं, वो एक काम को 1/4 दिन में, यानी किसी काम को के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 दिन में पूरा करती है। यानी कोई काम होगा, कुछ काम होगा, उस काम का 1/4 भाग उन्होंने 3 दिन में कंप्लीट किया, तो बताओ पूरा काम कितना होगा? 4 किया 12, टोटल वर्क 12 होगा, 12 में से 1/4 भाग 3 दिन में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब बी की बात है, तो कह रहा है बी उस काम के 1/6 भाग 4 दिन में कंप्लीट करता है, यानी बी इसके 6 भाग को यानी 4 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 4 दिन में, 6 जो 24, यानी टोटल वर्क जो बी को काम दिया गया है उसका टोटल वर्क था 24, और 24 में से कितना कर दिया? 4 दिन में उसमें 1/6 कंप्लीट कर दिया। तो ये बताओ, तो अगर हम इस टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क कितना होगा? तो 12 दूनी 24, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या होगा? कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? समझ आया? यानी क्या है? 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यानी हम कह सकते हैं कि बी हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये होती है एफिशिएंसी। ठीक है, और 24 यानी बी हमारा एक दिन में एक ही काम कर रहा है, यानी बी की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो उसने 12 काम को 3 दिन में 1/4 कर दिया है। समझ आया? नहीं आया? अब देखो, तो कह रहा है कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो जब ये दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम है 24, भाई एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम 24 है, कितना है? टोटल काम 24 है, तो 3 अट्ठे 24, यानी 8 दिनों में वो उस काम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में? 8 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द? चल नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या है? ध्यान से देखो, कह रहा है x का मान है, क्या कह रहा है? x का वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आकृति दी हुई है, ठीक है, इस आकृति से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से देखो, ABC को देखो, ABC क्या है? एक त्रिभुज है और ये उसका बाह्य कोण है और ये आंतरिक
क्या चल जाता, तब भी काम चल जाता, तब भी तेरे उसके तीनों कोणों का योग निकाल लेते। समझ आया? या फिर ये दोनों ना भी देते तब भी हमारा x का वैल्यू निकाल। लेकिन तुम लोगों ने सुना होगा कि जब हम जो हमारे महर्षि होते थे, ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को, फिर किसी दिन बताएंगे कहानी। इधर तो क्या है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, तो हम दोनों तरीकों से बताए दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। देखो तो x - 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 3x - 5 इज इक्वल टू 180। समझ आए? देखो प्लस 5 से -5 कैंसिल, 3x 4x 5x क्या आ गया, 5x और -5 बराबर 180। अब 5 को इस तरफ ले आएंगे तो 185 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 185। समझ आए? तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25, अरे सॉरी 5 से कट जाएगा नहीं, तो 5 दिया 15, 3 बचा और 5 से 35। x की वैल्यू क्या आ गई, 37 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री में, तो 37 है। समझ आया? ये तो हमने तीनों आंतरिक कोणों के लिए लिखा। अगर हम यही ले लेते, क्या ले लेते, ये ले लो, तो अगर हम 3x - 5 प्लस 2x लेते तब क्या होता, तब भी इनका मान 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। तो देखो 2x और 3x 5x हो गया, और 5 को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 185 हो गया। तो x बराबर फिर आ गया 37, क्या आ गया, फिर आ गया 37। तो आप दोनों तरीकों से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बताओ, इसको देखो, देखो बीच में क्या लगा, प्लस लगा, बीच में क्या लगा, प्लस लगा। ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा में हैं और ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा में। इन दोनों को देखो ध्यान से, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये सेम नहीं है? तो क्या ये नहीं है, a प्लस बी, नहीं सॉरी, a गुणे बी प्लस a गुणे सी, बताओ यही है कि नहीं, एग्जैक्ट यही है। तो हमने क्या किया, a का इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा b प्लस सी, क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा, और इन दोनों को जोड़ करके इसमें गुणा कर देंगे। आसान है। ये बताओ, अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, देखो 6 36 36 और 5 41, 41/6 गुणे 5 3 15 16/3 प्लस 6 6 36 36 5 41/6 और गुणे 3 3 9 9 2 11/3। बताओ समझ आया नहीं है? अब ये बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम है? तो क्या ये इक्वेशन ये बन रही है, a प्लस a गुणे b, a गुणे b प्लस a गुणे c, तो इसमें a का कॉमन ले लो, b प्लस c। बताओ बन रही है कि नहीं बन रही है, इक्वेशन बन रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 41/6 का कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 16/3 प्लस 13/3, क्या हो जाएगा, बताओ आंसर। चल आंसर बता देते हैं। तो 41/6 यहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 27/3, क्या है यहाँ आएगा 3, और 3 नम्मा 27, और 3 दूनी 6, 3 3 9, ऊपर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 127/6, 127/2। तो क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, क्या आ गया आंसर, आ गया 61.5। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इसको अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। 19 नंबर घर से लगा के लाना, दिस इज योर होमवर्क, जोड़ना ही है, जोड़ घटाना सिखाया नहीं क्या, ठीक है। तो इसको जोड़ लेना घर से। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, 4 आदमी अथवा 6 औरतें, 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार को 16 दिन में कर सकती हैं। यही कार 2 आदमी तथा 9 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। यही कार 2 आदमी और 9 औरतें कितने दिनों में कर सकेंगे? तो लगाओ, कोशिश करो। देखो 4 आदमी या 6, या का मतलब समझ, 4 आदमी या 6 औरतें, तो 4 आदमी या 6 औरतें, 4 मैन या 6 फीमेल, ठीक है, 4 मेल और 6 फीमेल, कितने, एक कार को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। तो ये बताओ
किसके बराबर है? 3 मेल के बराबर है। दो आदमी 3 फीमेल के बराबर है कि नहीं? इससे देखो तो क्या हो जाएगा, 3f प्लस 9f इक्वल टू 12 है। कितना हो गया? 12। समझ आया कि नहीं? समझ आया? तो अब देखो, अब हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है MDH M1D1H1 बराबर MDH M2D2H। समझ आया? तो हमारे पास क्या नहीं है? मैन है और डे है। क्या है? आदमी है और दिन है। घंटा तो दिए नहीं है, तब हम घंटे को नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? घंटे को नहीं लेंगे, क्योंकि दिन और आदमी ही दिए। तो बताओ, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? तो अब ये बताओ, देखो ये पहले का है और ये बाद का है। तो पहले हमने क्या किया है भाई, फीमेल माना है ना, दो आदमियों को हमने 3 मेल के बराबर फीमेल के बराबर माना, दो औरतों को मतलब 3 औरतों को 2 आदमियों के बराबर माना है। ठीक है, तो अब ये बताओ, पहले 6 फीमेल थी। कितनी थी? 6 फीमेल थी और कितने दिन में काम कर रही थी? 6 औरतें, यानी 16 दिन में काम कर रही थी। हमने मान लिया कि 6 औरतें ले ली और 16 दिन में काम कर रही थी। बाद में क्या होगा? बाद में 12 औरतें कितने दिन में इसी काम को करेंगी? कितने दिन में करेंगी? तो देखो 6 दूनी 12 और 2 अट्ठी 16, यानी 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन। कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में कर लेंगे। है ऑप्शन नहीं? 8 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? करा मोना ने एक कमीज 860 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। तो इस कमीज का विक्रय मूल्य बताओ, यानी कितने रुपए पर बेची? इससे आसान सवाल कुछ नहीं होगा। यानी 860 रुपए की चीज थी और 860 का 15% लाभ पर इसने बेच दी। कितने लाभ पर बेच दी? 15% लाभ पर बेच दी। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 2 चौको 8, 2 तियां 6, यानी 860 प्लस 3 तियां 9, 3 चौको 12, यानी 129 रुपए के लाभ पर बेच दी उसने। कितने लाभ पर? 129 रुपए पर लाभ पर। तो कितना हो जाएगा? 9 8 9 989 रुपए। है कहीं 989 रुपए? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 22 कह रहा है, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए टैक्सी बुक की। पहले 2 किलोमीटर किराया, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर के लिए 10 रुपए है। कुल दे किराया कितना होगा? देखो सर, इस सवाल में कुछ नहीं है। कह रहा एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान के लिए 25 रुपए मतलब टैक्सी बुक की। 2 किलोमीटर के लिए 12 किलोमीटर जाना है उसको। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 किलोमीटर। कितना है? 12 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया और बाकी का बचा 10 किलोमीटर। बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। यानी इस 2 किलोमीटर के लिए उसने किराया कितना लिया? किराया 25 रुपए चार्ज किया और बाकी उत्तरोत्तर का मतलब होता है, यानी 10 किलोमीटर का मतलब कि 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर का। यानी उसने 10 किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया? 10 रुपए चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 10 रुपए। उत्तरोत्तर का मतलब प्रति 1 किलोमीटर। समझ में आ गया? उत्तरोत्तर का मतलब प्रति 1 किलोमीटर के लिए कितना? 10 रुपए चार्ज किए। 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए, 10 के तो बचे 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। समझ आया? तो यानी इस 10 किलोमीटर के लिए उसने 100 रुपए दिया और इस 2 किलोमीटर के लिए उसने 25 रुपए दिए। तो टोटल रुपए कितने दिए? 100 और 25 125 रुपए। टोटल कितने रुपए दिए? 125 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ठीक है, समझ आया? और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या था? ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी सवाल में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में
उस सवाल को छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी